नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ेंगे देश-दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के साथ और उनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। शुरुआत हम कुछ जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्ति से करेंगे। उनका कहना था कि सेवा ही जीवन है और कर्म ही पूजा है। यानी आपको सेवा से मतलब है आप किसी भी तरह से आप राष्ट्र सेवा, मातृ-पितृ की सेवा, भाई-बंधु के समाज की सेवा होती है और आपका कर्म करना ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आज आप भगवान की, वाहिगुरु या अल्लाह की पूजा भी ना करें तो चलेगा, पर आप अच्छे कर्म, अच्छे विचार से, अच्छे समाज सेवक बनकर आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की राष्ट्रीय कैंपा स्थायी निकाय की 7वीं बैठक में आस्था वनों के संरक्षण के लिए 3000 करोड़ की शुरुआती कोष के साथ किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो जो हमारी ऑप्शन जो हमारा बी है, आस्था वन संरक्षण योजना, इसको मंजूरी दी गई है। 17 जुलाई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत साल 2026 से 2031 के बीच देश के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों को संरक्षित करने के लिए 3,000 करोड़ का शुरुआती कोष आवंटित किया गया है। इसके अलावा तटीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए मिस्ट्री योजना को भी 500 करोड़ के अतिरिक्त बजट के साथ 2029 तक बढ़ा दिया गया है। और कुछ आज हम देखेंगे, जैसे कुछ मंत्रालय होते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसका इतिहास के बारे में बात करें तो शुरुआत इसकी 1980 में भारत सरकार ने सबसे पहले 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की और मंत्रालय का गठन देखें तो 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय बनाया गया। नाम में बदलाव देखेंगे तो मई 2014 में वैश्विक जलवायु संकट की गंभीरता को देखते हुए इस मंत्रालय के नाम में सुधार इसे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय कर दिया गया। और संक्षिप्त कुछ जानकारी इसके बारे में देखें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं। मुख्यालय की बात करें तो इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली में भारत की पहली 100% नेट जीरो एनर्जी सरकारी इमारत है। और मुख्य भूमिका बताएं तो यह मंत्रालय भारत के पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, समन्वय, पर्यावरण कानून अधिनियम 1986 जो पर्यावरण कानून अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यान्वयन की सर्वोच्च नियामक संस्था है। यानी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून यानी और जो नियम वगैरह लागू बनाने होते हैं वो इसी का कार्य करता है। और महत्वपूर्ण तथ्य देखें इसके तो जो अम्ब्रेला एक्ट यानी यह मंत्रालय भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण अधिनियम 1986 के संचालन के लिए उत्तरदायी है। और नोडल एजेंसी बात करें, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के लिए भारत के आधिकारिक नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री बात करें तो भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला जो 1982-84 थे। और अधीनस्थ संगठन की बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, भारतीय वन्यजीव संस्था WII और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद इसके अधीन काम करता है। और बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में समुद्री कानून परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया गया। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुई है। बिम्स्टेक के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसके आतंकवाद विरोधी संयुक्त संकल्प और समुद्री कानून परिवर्तन के लिए नए मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी गई है। और तो लेटेस्ट कुछ महत्वपूर्ण जो आयोजन मतलब सम्मेलन हुए हैं
उनका देखेंगे तो जो बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाली हुई है, ये नई दिल्ली में हुई। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का भारत मंडप दिल्ली में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन गुवाहाटी असम में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2026 का जो हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2026 की बात करें बेंगलुरु कर्नाटक में। विंग्स इंडिया 2026 या विमानन शिखर सम्मेलन ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित हुआ है। भारतीय सेमीकॉन शिखर सम्मेलन की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शिखर सम्मेलन की बात करें तो त्रिवेंद्रम केरल में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन सम्मेलन 2026 की बात करें कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव और सम्मेलन 2026 की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो है लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के उद्देश्य में संसद का कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है? जो 131वां संशोधन विधेयक बिल ये पेश किया गया है। भविष्य में होने वाले परिसीमन को ध्यान में रखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या को 850 तक विस्तारित करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। देखेंगे आज अपने जो भारतीय लोकसभा है ना, इसके बारे में हम आज इसके पूरे इतिहास के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे इसी तरह राज्यसभा और मतलब जो जब टॉपिक्स बनते जाएंगे करंट के अफेयर के महत्व से, उसको हम लाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और इन सब की क्लास पूरी पॉलिटी हिस्ट्री क्लास हम अलग से लाएंगे। कुछ दिन में खेती बाड़ी काम निकल जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सारी क्लासेस एक फॉर्मेट में चलाते चलूँगा। तो बात करेंगे लोकसभा की, तो इसके गठन की बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा संसद के निचला सदन जिसे कहते हैं का गठन हुआ है। प्रथम चुनाव की बात करें तो देश में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक कुल 4 महीने से अधिक समय तक चला था। प्रथम बैठक की बात करिए, लोकसभा की पहली ऐतिहासिक बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। नामकरण की बात करें तो शुरुआत में इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, लेकिन 14 मई 1954 को स्पीकर GV मावलंकर ने सदन में इसके हिंदी नाम लोकसभा को अपनाने की घोषणा की। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले अध्यक्ष स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर जी मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव मीरा कुमार 2009 से 2014 को प्राप्त हुआ। लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सदन की प्रकृति की बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका समान कार्य 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। मूल सदस्यों की संख्या देखें तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निश्चित की गई थी, जिसे बाद में संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। वर्तमान अधिकतम सीमा की बात करें तो वर्तमान लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। 530 राज्यों और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती है। और देखें इसके कुछ तत्व तो एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्ति 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। योग्यता की बात करें तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। धन विधेयक की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। नया संसद भवन की बात करें, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर थीम पर डिजाइन किया गया है, जिसके कुल 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें, भविष्य ये जो अभी हमने देखे भविष्य परिसीमन को ध्यान में रखते हुए सीटों की संख्या 850 करने का उद्देश्य 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। करंट अफेयर की बात करें, दूसरा जो हमारा है महिला सशक्तिकरण की दिशा में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आगामी परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न, जो चौथा प्रश्न होगा, सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी इसमें जो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण को मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। तो विश्लेषण की बात करें, भारत सरकार ने सेमीकॉन के तहत
सेमीकॉन 2.0 के तहत देश में चिप निर्माण और डिजाइनिंग का एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखा है। और कुछ देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे, जो जुलाई तक देखेंगे अपडेट जो होगा। सो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो भारत ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में काम करते हुए जुलाई 2026 में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित कंप्यूटर ट्रेन का परिचालन सफलतापूर्वक शुरू किया है। सेमीकॉन 2.0 की बात करें, जो अभी हमने देखा ही, भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने की देश में सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें, भारत ने औद्योगिक और व्यवहारिक उपयोगिता को गति देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम सेंसिंग तकनीकों के विकास में भारी वित्तीय निवेश की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई के हार्डवेयर R&D को बढ़ावा देने के लिए त्रिवेंद्रम में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की स्थापना की है। स्वदेशी एआई भाषा मॉडल भारत बोधन की बात करें, शिक्षा क्षेत्र में बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह स्वदेशी और भारत केंद्रित भारत बोधन एआई फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। और देखेंगे इससे करंट अफेयर जो सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर ही सरकारी एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार किया है। भारत एनकेप की बात करें, भारत एनकेप का डिजिटल अपग्रेड की बात करें, वाहन सुरक्षा और क्रैश टेस्टिंग को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में नए एआई आधारित सिमुलेशन सिस्टम को जोड़ा है। ई-रुपया का थोक और खुदरा विस्तार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपया के जरिए बिना इंटरनेट भुगतान करने की तकनीक का सफल परीक्षण पूरा किया है। 5G का 100% कवरेज और 6G की तैयारी, भारत ने देश के लगभग सभी कोनों तक 5G नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित कर ली है और भारत 6G अलायंस के तहत स्वदेशी 6G पेटेंट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बढ़ते हमारा अगला जो प्रश्न, पांचवा प्रश्न होगा, वो है यूजीसी, AICTE और NCTE को आपस में विलय कर एक एकल नियामक बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? जो VBSA विधेयक 2025 का ये विधेयक लाया गया है। VBSA विधेयक 2025 के माध्यम से देश के उच्च शिक्षा नियामक जैसे यूजीसी, AICTE और NCTE को बदलकर एक एकीकृत नियामक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और देखेंगे यूजीसी के बारे में, तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बात करेंगे, तो इसकी शुरुआत सर्जेंट रिपोर्ट 1944, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए सबसे पहले 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की गई। स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्ण आयोग 1948, आज़ादी के बाद देश की उच्च शिक्षा की समीक्षा के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 बनाया गया। इस आयोग ने ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी बनाने की मजबूत सिफारिश की। औपचारिक उद्घाटन की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से यूजीसी का उद्घाटन किया। सांविधिक दर्जा की बात करें, भारतीय संसद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके बाद यूजीसी एक पूर्ण स्वायत्त संविधान निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र की बात करें, इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र यानी बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में है। और इसके बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय जो इसके कुछ करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश, शिक्षा नीति 2020 में यह प्रस्ताव दिया गया कि देश में उच्च शिक्षा के अलग अलग नियामकों को खत्म करके एक एकल नियामक बनाया जाए, जिसके तहत चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की है। हालिया घटनाक्रम की देखें तो जो हमने अभी जस्ट देखा कि इनका हो रहा है विलय, यानी यूजीसी का हो रहा है, AICTE का हो रहा है, NCTE का हो रहा है।
यूजीसी की बात करें जो समान डिग्री और विश्वविद्यालय को संभालना होता है, और एआईसीटीई की बात करें अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों को संभालता है, और एनसीटीई की बात करें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो बीएड और शिक्षण प्रशिक्षण को संभालता है। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को खत्म करना, अलग अलग नियमों को टकराव को रोकना और पूरे देश को के कॉलेजों विश्वविद्यालयों के लिए एकल पारदर्शी और एकीकृत व्यवस्था तैयार करना है। और बढ़ते हैं अपने अगले छठे प्रश्न की तरफ जो ईपीएफओ 3.0 है। सुधारों के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? जो यूनिवर्सल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसका मंजूरी हुई। जो ईपीएफओ के तीसरे चरण के सुधार के तहत असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए एक नई यूनिवर्सल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का खाका तैयार किया गया है। और कुछ देखें जो महत्वपूर्ण हालिया में चर्चा रही योजनाएं हैं ना उनके बारे में। सेमीकॉन 2.0 की बात करें, देश में चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और विनिर्माण का एक मजबूत व आत्मनिर्भर घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लिए घोषणा की गई है। और जो अभी जस्ट देखिए आई यूनिवर्सल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसको देखिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की बात करें तो भारत के 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ साथ विशेष रूप से औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए क्वांटम सेंसिंग तकनीक के विकास हेतु भारी बजटीय निवेश किया जा रहा है। मिशन लाइफ की बात करें, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, तो वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए नागरिकों के दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को शामिल करने की इस राष्ट्रीय योजना का जमीनी विस्तार किया जा रहा है। और कुछ देखें तो पीएम ई बस सेवा के बारे में देखें, देश की प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हजारों अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं। लखपति दीदी योजना की बात करें, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को तकनीक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी जो आर्थिक वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो इसमें जो पारंपरिक कारीगरों की बात करें जैसे लोहार सुनार कुम्हार होते हैं, उनके आधुनिक टूल किट, डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण और बिना गारंटी के सस्ता लोन देने और उनके कौशल को वैश्विक पहचान देने की यह योजना है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की बात करें, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, हार्डवेयर और कंप्यूटर चिप्स के अनुसंधान को स्वदेशी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। और बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में नैलम टीएन नामक सार्वजनिक सेवा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु सरकार ने नैलम टीएम नामक सार्वजनिक सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। तमिलनाडु सरकार ने जनता तक नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाओं के सुलभ, पारदर्शी और त्वरित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य नालम टीएन नामक एक डिजिटल पब्लिक सर्विस सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। और तमिलनाडु का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, संगम काल का केंद्र, ईसा पूर्व यानी जो मतलब ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व वाली घटनाएं देखेंगे तो से 3री शताब्दी तक तमिलनाडु, ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक तमिलनाडु महान तमिल साहित्य, संस्कृत और संगम युग का मुख्य केंद्र था। त्रिमूर्ति राजवंश की बात करें तो जो चोल, चेर और पांडव थे ये त्रिमूर्ति राजवंश कहे जाते हैं। चोलों का समुद्री समाज देखें, चोल राजाओं ने अपने शक्तिशाली नौसेना के बल पर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तक साम्राज्य विस्तार किया था। पल्लव और स्थापत्य कला की बात करें, पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम के चट्टानों को काटकर बनाए गए विश्व प्रसिद्ध रथ मंदिर और तटीय मंदिर का निर्माण कराया। मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना, जिसमें पूरे दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल थे। भाषाई पुनर्गठन की बात करें, आज़ादी के बाद 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के तहत मद्रास राज्य की नई सीमाएं तय की गई। ऐतिहासिक नामकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के प्रयासों से 14 जनवरी 1969 को राज्य का नाम मद्रास से बदलकर आधिकारिक रूप से तमिलनाडु कर दिया गया।
और कुछ इससे जो स्टैटिक फैक्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए थोड़ा आज लाए हैं। इसके बाद जब भी तमिलनाडु के बारे में कुछ आएगा तो थोड़ा इसके अलावा भी और जो है उसको जोड़ देंगे। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से हुई। लोक नृत्य की बात करें, करकट्टम सिर पर पानी का बर्तन रखकर किया जाने वाला नृत्य। कावड़ी का अट्टम धार्मिक नृत्य और कुम्मी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। लोक संगीत की बात करें, नट्टूपुरा पट्टू तमिलनाडु का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक संगीत। और बिल्लू पट्टू धनुष के आकार के वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला कहानी संगीत। पारंपरिक खेल की बात करें, जो जल्लीकट्टू होता है, पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजित होने वाला बैलों का वश में करने का प्राचीन यह खेल है। और बढ़ते हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापने के लिए पहली बार किस सूचकांक का परीक्षण शुरू किया है? जो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन है, जो ऑप्शन बी है, इस सूचकांक का परीक्षण शुरू किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान और उत्पादन को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने पहली बार प्रायोगिक तौर पर इंडेक्स ऑफ सर्विसेज की शुरुआत की है। और कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों की बात करेंगे जो इंडेक्स है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें, भारत 38वें स्थान पर, स्विट्जरलैंड टॉप पर होगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट की बात करेंगे तो 116वां भारत का स्थान है, फिनलैंड पहले नंबर पर। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, भारत की रैंक 127, टॉप पर आइसलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, भारत 80वें स्थान पर, टॉप पर सिंगापुर। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक की बात करें, भारत 125वें स्थान पर, शीर्ष पर स्वीडन होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत 197वें स्थान पर, शीर्ष पर नॉर्वे। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें तो 102 नंबर पर भारत, शीर्ष पर बेलारूस। विश्व प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक की बात करें, भारत 41वें स्थान पर, शीर्ष पर सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, भारत 23वें स्थान पर, शीर्ष पर डेनमार्क। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें, भारत 91वें स्थान पर, शीर्ष पर डेनमार्क। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, भारत 38वें स्थान पर, शीर्ष पर सिंगापुर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें, भारत 13वें स्थान पर। और सबसे प्रभावित देश की बात करें तो बुर्किना फासो सबसे प्रभावित देश होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 9वां प्रश्न होगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए हाल ही में क्वांटम तकनीक के किस विशिष्ट क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की है? जो क्वांटम सेंसिंग है, इस क्षेत्र में निवेश करने की घोषणा की है। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत औद्योगिक और व्यावहारिक उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सेंसिंग तकनीक के विकास पर वित्तीय आवंटन की घोषणा की है। और देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ने लायक जैसा कुछ था नहीं, इसलिए वजह से हम बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा। भारत के किस प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2026 को देश के पहले फ्लोटिंग वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का सफल परीक्षण किया है? जो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, इसने यह परीक्षण को पूरा किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अपार संभावनाओं को तलाशने के लिए 17 जुलाई 2026 को देश के पहले प्रायोगिक फ्लोटिंग वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का सफल परीक्षण संपन्न किया है। यह तकनीक समुद्र की गहराई लहरों के बीच भी बिना किसी भारी आधार के घूमकर बिजली पैदा करने में सक्षम है। भारत सरकार के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने और गहरे समुद्र में स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में ONGC का यह कदम एक बहुत बड़ी तकनीक सफलता माना जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आप देखें क्लासेस बड़ी हो जा रही हैं, कुछ काम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हम ज़्यादा अभी स्टैटिक फैक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। और शायद बायोलॉजी जो हमारा साइंस का एक चला था सीरीज ना, इसमें साइंस में आखिरी में कुछ रिवीजन करेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे जोड़ देंगे, पर अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो देखेंगे जो हमारा पर डेली देखें हम जो महत्वपूर्ण डे है, इसको हम छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक से दो प्रश्न पक्का बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और CA डे और GST डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड
खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। आज जैसे नेशनल मंडेला दिवस आज 18 जुलाई है ना, तो आज ही नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई की बात करें तो विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण निधन की क्लास आपको बता दें, महत्वपूर्ण निधन की क्लास हम जल्दी ही जल्द यूट्यूब पर अपनी क्लास को अपलोड करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज करंट अफेयर को, उसको जल्दी ही जल्द डालेंगे। आज प्रयास होगा आज या फिर कल सुबह तक आपको वो क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।